हेलो एवरीवन, फिजिक्स से वनडे में आपका स्वागत है। मैं वीनस जैन आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारी सी सीरीज में जहां हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस पीवाईक्यू 2026 के क्वेश्चंस। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉपिक एरर्स। तो हम बात करेंगे एरर्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जेईई मेंस 2026 में जो 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। पहला सवाल है, In an experiment, the values of two spring constant were measured. K1 equal to 10 plus minus 0.2 Newton per meter and K2 equals 20 plus minus 0.3 Newton per meter. If they are connected in parallel, the percentage error in combination. Parallel में connect करने पे जो percentage error combination में वो निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते हैं दो स्प्रिंग को तो उसका फॉर्मूला होता है K1 plus K2, राइट। तो यहाँ पे एरर का कौन सा प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, प्लस माइनस वाला। सो डेल्टा Kp इज इक्वल्स टू डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2। अब आप देखो ध्यान से, मतलब K1 प्लस K2 कितना है, 1 का 10 1 का 20। सो K कितना हो गया मेरे पास, K पैरेलल हो गया 30। और एरर की बात करूं तो वो दोनों ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5, करेक्ट। नाउ दे आर आस्किंग परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा K अपॉन K इनटू 100%। डेल्टा K कितना है भाई, 0.5। ये है मेरे पास 30 इनटू 100%, करेक्ट। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास हो गया 0.16, है ना, 16 अप्रोक्सीमेट। इंटू 100%, राइट। और एक 0 से 1 0 कट जाएगा तो इंटू 10% हो जाएगा। तो कितना हो गया 1.67 अप्रोक्सीमेटली 1.67। ये 66 चलते जाएगा ना, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1.67%, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Keeping significant figure in view, the sum of physical quantities 52.01 meter, 153.2 meter and 0.123 meter is। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपका अगर रूल याद है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रूल ये बोलता है कि जब भी आप प्लस करोगे तो डेसिमल के बाद जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो, है ना, जिस क्वांटिटी में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, आंसर में भी उतने ही आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलना चाहिए, डिजिट बोल दो आप सीधा कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, मतलब मेरे आंसर में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आना चाहिए। तो सीधा आंसर देखो 1 2 3, ये गलत है। सिर्फ करेक्ट आंसर ये है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A spherical body of radius r density sigma falls freely through a viscous liquid having density rho viscosity eta attains terminal velocity v naught. Estimate error in coefficient of viscosity. Ignore error in sigma rho and g. अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। वो कितना होता है 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो बाय ईटा, राइट। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि भाई इसमें और जी में तो कोई एरर है ही नहीं, और ये आर स्क्वायर जी भी आता है ना, आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाय ईटा। तो इसमें कोई एरर है नहीं, है ना, इन सब में ये सब कांस्टेंट है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ईटा को मैं लिख सकता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय वी नॉट। अब आपको हमेशा याद रखना है कि एरर हमेशा क्या करी जाती है भाई, ऐड की जाती है। वी ऑलवेज ऐड द एरर। सो ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे। डेल्टा ईटा बाय ईटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा वी बाय वी। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डिवीजन में है ये -1 है तो पावर -1 ले लेते हैं एरर कैलकुलेशन के लिए, बट एरर हमेशा ऐड होती है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये करेक्ट रिजल्ट है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। Using simple Mendeleev experiment, G is determined by measuring its time period. Which of the following represents correct relation between the length L and time period T? तो हमने वो लेंथ और टाइम पीरियड के बीच में क्या करेक्ट रिलेशन होगा इन ग्राफ में से वो देखना है। ग्राफ दे रखा है 1/t² वर्सेस L का, ठीक है, सब जगह 1/t² वर्सेस L का ग्राफ है। टाइम पीरियड कितना था भाई, 2π√L/g। अगर मैं दो तरफ स्क्वायर कर दूं तो t² प्रोपोर्शनल टू L हो गया, ठीक है। मतलब t² और L में तो क्या स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, बट हमसे तो पूछा है 1/t², है ना। तो जो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस 1/t² जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो अपना कैसा हो जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In parallax method for the determination of focal length of concave mirror,
द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड, ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट एनी पॉइंट बियॉन्ड फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं और हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें रियल इमेज चाहिए होती है बस, है ना, कि उसकी रियल इमेज बन जाए। तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज कब बनेगी है? रियल इमेज की सारी चांसेस होती है जब आप इस फोकस पॉइंट के पीछे कहीं भी रख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या? एट एनी पॉइंट बियॉन्ड एफ। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। When a part of straight capillary is placed vertically in liquid, the liquid raises up to certain height h. The inner radius of the capillary, density of the liquid, and surface tension is decreased by 1%. Then height of the liquid in tube will change by. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मुझे पता है सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है आर एच रो जी बाई 2 cos थीटा। तो हमें यहाँ पे हाइट चाहिए, तो हाइट को लिख देता हूं मैं 2t cos थीटा बाय आर रो जी। करेक्ट ना? हमें ये देखना है कि अब एरर क्या में है, सरफेस टेंशन में है, रेडियस में है और डेंसिटी में है। करेक्ट? सो एरर में कैसे लिखता हूं? डेल्टा एच बाय एच। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का डिवीजन रूल लगा, याद रखना, डेल्टा एच बाय एच इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा रो बाय रो। मैं तो हमेशा क्या करता हूं, जो एरर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो वही यूज करता हूं। अब क्या होता है ना कि आप इसको सबको सारी एरर्स को ऐड कर दो, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना कि जब आप डेल्टा आर की वैल्यू पुट करो तो इसमें ना प्लस माइनस डाल देना। वो कैसे डालोगे? आप ये देखो कि आर के बढ़ाने से एच बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस रख देंगे और घट रहा है तो माइनस रख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडियस, डेंसिटी और सबको ने डिक्रीज कर दिया। सुनना बिल्कुल ध्यान से। सो एक चीज तो क्लियर है कि टेंशन बढ़ने से, सरफेस टेंशन बढ़ने से हाइट बढ़ती है, लेकिन रेडियस और डेंसिटी के बढ़ने से हाइट घटती है। ठीक है, तो जब मैं परसेंटेज की वैल्यू डालूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% माइनस डेल्टा आर बाय आर इंटू 100% और माइनस डेल्टा रो बाय रो इंटू 100%। करेक्ट? ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये इसके इफेक्ट के कारण लिखी, जो माइनस साइन लगाया है। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि जो सारी वैल्यू है उनको 80% डिक्रीज कर दिया है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -1%, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1% और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1%। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई? मेरा आंसर आ गया टोटल 1%। ठीक है, सो द हाइट में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? बस 1%। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 4 person measures length of rod as 20.00 centimeter, 19.75, 17.01 and 18.25 centimeter. The relative error in measurement of average length of the rod will be. So basically यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। सबसे पहले तो आप देखो ये सब लेंथ दे रखी है, इसकी जो एवरेज लेंथ होगी आपको वो निकालना है। सो एवरेज लेंथ कितनी होगी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट? तो ये आ जाएगा आपका 18.75 सेंटीमीटर। करेक्ट? तो ये अपनी क्या हो गई? एवरेज लेंथ आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल रीडिंग में मुझे क्या निकालना पड़ेगी कि इसके एब्सोल्यूट एरर कितनी है इसमें। सो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा फर्स्ट वाली में, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है? इट इज मॉड ऑफ L1 माइनस L एवरेज। राइट? तो इसमें से माइनस कर दो, मेरे पास बचेगा 1.25 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब मैं डेल्टा L2 निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 1.74 सेंटीमीटर। डेल्टा L3 निकालेंगे तो ये तो सीधा 0.5 का अंतर दिख रहा है, 0.5 एंड डेल्टा L4 ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 18.25 और 18.75 और 18.25, ये तो सीधे 0.5 है। 0.1 में होशियारी हुई, ये आएगा एक।
सो डेल्टा L2 कितना हो जाएगा 19.75 माइनस 18.75, ये आ गया मेरे पास 1। फिर डेल्टा L3 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 1.74 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो सीधे दिखे 0.5। अब इन सबका एवरेज ले लो, राइट। सो डेल्टा L एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 4, सो 1.25 प्लस 1 प्लस 1.74 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इन सब का एवरेज कितना आएगा, इन सब का एवरेज आएगा मेरे पास 1.12, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसकी रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर होता है डेल्टा L एवरेज डिवाइडेड बाय L एवरेज, डेल्टा L एवरेज 1.12 डिवाइडेड बाय 18.75, तो मेरे पास हो गया 0.06। द करेक्ट आंसर इज 0.06, ठीक है। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। A simple pendulum of string length 30 cm performs 20 oscillation in 10 seconds. The length of the string required to perform 40 oscillations in same time duration is. अब आप देखो 20 ऑसिलेशन कर रहा है भाई 10 सेकंड में, ठीक है। 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, है ना। ये फ्रीक्वेंसी देख लो, अगर फ्रीक्वेंसी आप देखो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो 20 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई 20, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/2, मतलब हर आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई अपने को टाइम पीरियड जो रखना है वो सेम रखना है, लेकिन ऑसिलेशन कितना होना चाहिए, अब 40 होना चाहिए। अब सोचो अगर 40 ऑसिलेशन है तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो मुझे चाहिए, न्यू फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे 40, ठीक है। 40 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड, इसका मतलब नया टाइम पीरियड जो चाहिए मुझे, नया टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/4। वी ऑल्सो नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g, और यहाँ पर g कांस्टेंट है तो t प्रोपोर्शनल टू √L हो जाएगा, या t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, t न्यू बाय t ओल्ड का रेशियो ले लेते हैं। तो t न्यू बाय t ओल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू L न्यू बाय L ओल्ड। L न्यू कितना भाई, वही तो अपने को निकालना है, अपॉन L ओल्ड, ठीक है। तो t न्यू कितना 1/4 का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 का स्क्वायर बचा, तो 1/4 हो गया, 1/4 इक्वल्स टू L न्यू अपॉन L ओल्ड, ठीक है। पुरानी लेंथ कितनी है, पुरानी लेंथ है भाई 30, तो मेरा आंसर कितना आ गया 30/4, 30/4 दैट इज 15/2, 7.5 सेंटीमीटर शुड बी द न्यू लेंथ। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In a screw gauge, the zero of circular scale lies 3 division above the horizontal pitch line when metallic studs are brought in contact. मतलब इसके अंदर zero error है, ना? Using this screw gauge, the thickness of sheet is measured. If pitch scale reading is 1 mm and circular scale reading is 51 division, the correct thickness in mm will be. सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन रीडिंग निकाल लेते हैं इसकी। जो थिकनेस होगी, करेक्ट थिकनेस, वो कितनी रहेगी भाई, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना होता है इसका, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm और स्क्रू गेज का 0.01 mm, तो मेरा आंसर आ गया 1.51 mm, करेक्ट। लेकिन इसमें जीरो एरर भी है। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि जो 3 डिवीजन है वो क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल, जब स्टड दोनों टच हो गए, है ना, मेटालिक, तो 3 डिवीजन ऊपर है। अब सोचो अगर ये रेफरेंस लाइन है मेरी, ये पिच लाइन है ना, और 3 डिवीजन ऊपर है इसके, यहाँ पर 0 है, तो अब मुझे कोई भी शीट फंसाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे से खोलना पड़ेगा इसको। और खोलूंगा कैसे, मैं एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, क्लॉकवाइज में कसता है, एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। तो 0 1 2, जब मैं तीसरा डिवीजन यहाँ आएगा तब एक्चुअल रीडिंग 0 होगी और ये पीछे जा चुका होगा थोड़ा। एक्चुअली में यहाँ पर नेगेटिव एरर है। कौन सी एरर है, इसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर मतलब कुछ डिस्टेंस खोलने के बाद ये 0 दिखाएगा। कितने डिस्टेंस है वो है 3 डिवीजन। किसकी, सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल में तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नेगेटिव एरर आ गया मेरे पास 0.03 mm आ गई।
अब हमेशा आंसर में एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर विद साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ऐड करना हो गया है। और कॉमन सेंस ये भी सही की ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा खिसकाने के बाद जीरो दिख रहा है, इसका मतलब जो थोड़ा सा खिसका दिया उसकी वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी ना। सो 1.54 mm इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द शीट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इन अ वर्नियर कैलिपर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 48 मेन स्केल डिवीजन। If one main scale division is equals to 0.05 mm, then the least count in mm will be। आपको लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। अब देखो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? लीस्ट काउंट निकालते हैं अपन 1 MSD माइनस 1 VSD, करेक्ट। तो मेरे को VSD को MSD की टर्म्स में लिखना पड़ेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 MSD कितना है? 1 MSD अपने दे रखा है 0.05 mm। अब माइनस इस VSD को कन्वर्ट कर लो अपन MSD में। क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 VSD जो है वो 48 MSD के बराबर है। तो कितना हो गया यार? एक VSD अगर मैं देखूं तो ये जाएगा 48/50। 1 VSD इज इक्वल्स टू 48/50। एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड करो, तो ये जाएगा 100, ये जाएगा 96। सो 0.96 MSD इक्वल टू 1 VSD। तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 VSD को लिखते हैं अपन 0 पॉइंट, है ना। MSD कितना है? MSD काउंट करना है, 1 MSD की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये 1 MSD कितना भाई? ये है अपना 0.05 mm, ठीक है, 0.05 mm। अब ये देखो, ये हो जाएगा अपना, अगर 10 होता तो एक काम करते हैं, 4 जीरो तो नीचे ले आते हैं। अगर ये 10 होता तो 960 होता। अभी कितना? 480 हो गया। तो 480 और 4 जीरो ही, मतलब 0.048 आ गया मेरे पास mm में, राइट। सो इट इज 0.048 mm। इसको रख देते हैं, ये आ गया मेरे पास 0.002 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। When two jaws of vernier caliper touch each other, 0 mark of the vernier scale is right to that of the main scale. Fourth mark on vernier scale coincide with a certain mark on main scale by measuring the length of the cylinder. 15 division on main scale and 5th division of vernier scale coincide with the main scale division. The length of the cylinder will be, here you have to take the least count to be 0.1 mm. अब देखो मुझे दिख रहा है यहाँ से क्लियर कट की जीरो एरर भी दे रखी है और मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है। तो मेजरमेंट देने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस 0 एरर, करेक्ट। चलो तो एक एक करके लिखते चलते हैं। इसका मेन स्केल डिवीजन कितना हो रहा है? ये हो रहा है 15 डिवीजन, मतलब 15 mm, प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 5th, तो इनटू 5 माइनस 0 एरर। अब 0 एरर निकालने के लिए उन्होंने दे रखा है कि जो 4th मार्क है वर्नियर स्केल का वो क्रॉस कर रहा है, वो टच कर रहा है किसको? मेन स्केल को। इसका मतलब ये हुआ एंड 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट टू दैट ऑफ द मेन स्केल। तो जो मेन स्केल है वहां से 0 से 0 चालू नहीं हो रहा, थोड़ा सा राइट में चालू हो रहा है। अभी राइट में चालू हो रहा है का मतलब ये हुआ कि जब 0 दिखाना चाहिए उसको, वो ऑलरेडी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, करेक्ट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो हमेशा हम एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा मेरे पास लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 4th। सो मेरे पास आ गया ये 15 mm प्लस 0.5 mm माइनस 0.4 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना? 1 mm, सॉरी 0.1 mm। तो 5.5 में 0.1 बचा, सो 15.1 mm इज द करेक्ट रीडिंग। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। In an experiment, a set of reading are obtained 1.24 mm, 1.25 mm, 1.23 mm, 1.21 mm. The expected least count of the instrument is in mm. अब देखो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो डेसिमल के बाद है, यहाँ पे 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस से किसने कैलकुलेट कर दिया है। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि जो इसका लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 mm होगा, तभी इस तरह की रीडिंग दे पा रहा है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड least count of the instrument. तो आइए देखते हैं अगला सवाल। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर t is equals to 2 pi under root k by m. The measured value of mass is 10 gram and accuracy is 10 milligram.
The time for 50 oscillation is 60 seconds. Using watch of 2-second resolution, the percentage error in the measurement of K is. अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ इसको तो mt स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k दे रखा है, राइट? तो ये जो कांस्टेंट इसे हटा दो कि इसमें कोई एरर होती नहीं है. सो इट मींस डेल्टा m, आपको को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डेल्टा m बाय m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाय t इज इक्वल टू डेल्टा k बाय k, करेक्ट? अब यहाँ पे देखो मास दे रखा है अपने को कितना, 10 मिलीग्राम का एरर है. 10 मिली को लिख देता हूँ 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10, है ना? और ये हो गया मेरे पास 2 डेल्टा टी. अब डेल्टा टी क्या है भाई? ये एरर है, लेकिन क्या दे रखा अपने को कि 50 ऑसिलेशन के अंदर 60 सेकंड लग रहे हैं. तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, राइट? सो 50 oscillations in 60 सेकंड, राइट? 50 ऑसिलेशन इन 60 सेकंड्स. सो मेरे पास जो टाइम पीरियड आ गया वो हो गया 60 बाय 50, राइट? 60 बाय 50, ठीक है? मतलब ये आ गया 1.2. टाइम पीरियड कितना हो गया भाई? 1.2 हो गया. टाइम पीरियड आ गया अपना 1.2. अब इसमें एरर कितनी है? एरर दे रखा है कि भाई इसके पूरे मेजरमेंट 50 ऑसिलेशंस के मेजरमेंट में जो रिजोल्यूशन लगा है वो 2 सेकंड का है. मतलब डेल्टा टी एक साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? पूरे 50 के लिए ये 2 है तो 2/50 दैट इज 0.04, ठीक है? इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 0.04 डिवाइडेड बाय 1.2, ये हो गया अपना डेल्टा k बाय k, ठीक है? जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.0676. अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास हो गया 6.76%. दिस इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ k. आसान है? थैंक यू. Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे.